हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सॉरी बच्चों, मैं 2 दिन आपसे बात नहीं कर पाया बच्चों। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने महासागर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं महाद्वीप के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप फिगर 5.1 में ये देख रहे हैं, महाद्वीप क्या होता है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि महासागर क्या है। बच्चों, ये पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सा हमारा पानी से भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं महासागर। जिसको हम क्या बोलते हैं? महासागर। यानी कि पृथ्वी पर केवल वही हिस्सा जिस पर केवल वनस्पति व हम लोग मतलब इंसान या प्रकृति क्या करती है? अपना जनन करती है, अपना प्रजनन करती है, अपना पालन पोषण करती है। वो हिस्सा हमारा महाद्वीप कहलाता है। तथा वो जो महाद्वीप है वो जिस जल राशियों द्वारा एक दूसरे से घिरे हुए हैं वो महासागर कहलाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था महासागर कितने हैं बच्चों। आज इस लेक्चर में हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप होता क्या है बच्चों? महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा, विस्तृत का मतलब बच्चों बता ही दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, फैली हुई बड़े स्तर की जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं बच्चों। ये महाद्वीप कितने हैं? 7। बस बेटा, लेकिन आज के टाइम पे एक महाद्वीप और गिना जाता है, तो टोटल 8 महाद्वीप माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर महाद्वीपों के नाम दिए हुए हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। बच्चों, इसके अलावा एक महाद्वीप और होता है जिसको हम बोलते हैं ओशानिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ओशानिया महाद्वीप। बच्चों, ये महाद्वीप जैसे कि आप इस 5.1 में देख रहे हैं, ये नाम लिखे हुए देख रहे हैं बच्चों: एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका। तो बच्चों, ये सभी हमारे महाद्वीप हैं जिन पर वनस्पति होती है, जिन पर हम लोग रहते हैं, जिन पर हम लोग अपने दैनिक कार्य करते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आखिरी बोला ओशानिया महाद्वीप, ये आज की वर्तमान स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के ये इस महाद्वीप के पास के हिस्से में बताया जाता है। यहाँ पर कुछ सर्च चल रही है जिसको हम बोल रहे हैं ओशानिया महाद्वीप। इसके अलावा आने वाले टाइम में बच्चों आप लोगों को 9वां महाद्वीप भी सुनने को मिलेगा। इसमें कोई जानकारी ऐसी होगी जो कभी हम आपसे शेयर करेंगे। आने वाले समय में आपका डेटा बढ़ेगा, आपकी क्लास में ये ऐड भी किया जाएगा, ओशानिया महाद्वीप के बारे में बताया भी जाएगा बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपने 5.1 में देखा कि विश्व के मानचित्र पर कैसे ये जो स्थल का बहुत बड़ा भाग ही दिखाया गया है। बच्चों, ज्यादातर महाद्वीप, अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों एक सेकेंड, ये मेरा विश्व का मैंने पृथ्वी बनाई और इसका ज्यादातर हिस्सा मैंने क्या किया आपको बच्चों, मेरा ज्यादातर हिस्सा किससे है? पानी से घिरा हुआ है। बच्चों, मैंने आपको बताया था मैं इसके 2 टुकड़े कर रहा हूं। एक विषुवत रेखा खींची मैंने, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बता चुका हूं बच्चों। ज्यादातर महाद्वीपों का विस्तार जो होगा बच्चों आपके इस उत्तरी गोलार्ध में होगा। कौन से गोलार्ध में होगा बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज्यादातर महाद्वीप जिनका स्थल का ज्यादातर महाद्वीप का हिस्सा जो होगा वो आपका उत्तरी गोलार्ध में होगा। बाकी कुछ हिस्सा जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा है, ये महाद्वीप के कुछ हिस्से आपके सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर। अब हम एक एक करके सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसा? पूर्वी गोलार्ध में। बच्चों, ये तो रही बात मैंने अक्षांश के आधार पर बताया। अगर मैं इसको देशांतर में बांट दूं, क्या करूं? देशांतर में बांट दूं, तो ये वाला हिस्सा मेरा कौन सा कहलाएगा? इसको दूसरा कलर से मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, ये हमारा कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा हमारा जो कहलाएगा बच्चों, ये हमारा कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। तो मैंने आपको अक्षांश के आधार पर और देशांतर के आधार पर बता दिया बच्चों। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कौन सा मैंने अक्षांश लिया और कौन सा देशांतर लिया। लॉन्गिट्यूड, ठीक है बच्चों। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है? लैटिट्यूड है। क्या है बच्चों? लैटिट्यूड।
तो बच्चों आपने ये हिस्सा देख लिया। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी लैटिट्यूड लाइन है। कैसी लाइन है? लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। और ये जो लाइन मैंने खींची है ये दूसरी लाइन है आपकी देशांतर रेखा। इसके आधार पर मैंने हेमिस्फीयर बच्चों बता दिया आपको, ठीक है। नहीं पता हो तो बेटा वीडियो डली हुई है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। जैसा कि आपको बता दिया जाए, आप इस नक्शे को देखिए, ये आपकी जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर आपको बताया था कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा होती है। जैसे हम इस रेखा को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस रेखा को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कर्क रेखा इसके एशिया महाद्वीप के निचले हिस्से से होकर गुजर रही है, जिस हिस्से में आपका भारत महाद्वीप भी पड़ता है, भारतीय उपमहाद्वीप भी स्थित है। तो ये कर्क रेखा भारत से होकर भी गुजरती है बच्चों। तो बच्चों अच्छा, इसके पश्चिम में आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, जो यूराल पर्वत से अलग है। क्या है? यूराल पर्वत के द्वारा इसे अलग किया गया है। वहीं यूरोप का वह हिस्सा जो एशिया के साथ संयुक्त भाग में, उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेशिया। और जो बच्चों यहां मैंने महाद्वीप जो बताया था 8वां महाद्वीप, उसका नाम था ओशानिया महाद्वीप। क्या नाम था? ओशानिया महाद्वीप। बच्चों दूसरे महाद्वीप की बात करूं, यूरोप महाद्वीप, यह एशिया से तो छोटा होता है। इस महाद्वीप में एशिया के पश्चिम, क्योंकि यह एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्या है? जल से घिरा हुआ है। बच्चों मुझे पता है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ा भी दिया है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए, एक तरफ तो ये आर्कटिक ओशियन है, एक तरफ तो भूमध्य सागर है, और इसकी एक साइड पर ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये 3 साइड से क्या हो रहा है? जल राशियों से घिरा हुआ है। अब तीसरे महाद्वीप की अगर मैं बात करता हूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर है बच्चों? यह अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए बच्चों, इसका केवल कुछ ही भाग दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। तथा इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसी अफ्रीका महाद्वीप पर सहारा, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी स्थित है, जो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका, इस महाद्वीप का नाम अफ्रीका महाद्वीप है, पर इसमें एक देश है अफ्रीका, उस देश में यह सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है बच्चों, ठीक है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। कैसे? देखिए बच्चों, यहां पर इस साइड पे आपको मिलेगा हिंद महासागर, और इसके ऊपर है अटलांटिक ओशियन। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, इस साइड तो आपका, ये गलती से मैंने आपको दक्षिण अमेरिका वाला चित्र दिखा दिया था बच्चों, सॉरी। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसका ज्यादातर हिस्सा विषुवत रेखा से ऊपर है और उत्तरी भाग में। बेटा आपसे ये बोला 3 साइड से ये क्या है? जल राशियों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर लिखा हुआ है। ये हिंद महासागर बहुत बड़े एरिया में। इसके अलावा इस साइड पर अटलांटिक महासागर है और इसके ऊपर भूमध्य सागर है। यहां बेटा आपको भूमध्य सागर के अलावा यहां कई खाड़ियां मिलेंगी आपको, जिसके सहारे आप समझ पाओगे यहां पर कौन कौन से सागर है। जैसे लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, कई सारी चीजें आपको, कई भूमि की बनावट आपको यहां देखने को मिलेंगी बच्चों। जब भी आप मैप पढ़ें बच्चों, तो आप लोग अपने पास एक सिंपल नक्शा जरूर रखें, जिससे आप उस चीज को वहां लोकेट कर उसको समझ कर उसको पढ़ सके। ताकि कई सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें नक्शा याद नहीं होता है, नक्शा समझ में नहीं आता है, तो बच्चों नक्शा तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे। आप पढ़ने बैठे, आपने देखा विश्व का मानचित्र क्या, जब आपके पास मानचित्र ही नहीं है तो आप कैसे समझ लोगे उसको बच्चों? तो आपको ये दोनों काम एक साथ लेकर बैठना है। अच्छा, इस महाद्वीप पर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अब बात करते हैं बेटा हम इसके चौथे महाद्वीप की। कौन सा महाद्वीप है? अब उत्तरी अमेरिका। बच्चों जैसे विश्व का सबसे नंबर 1 जो महाद्वीप था वो था आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यह एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यहां देखिए बच्चों, ये जो स्थल देख रहे हैं ये पतला है। संकरा का मतलब होता है बेटा, शुरुआत में तो कैसा हो? चौड़ा हो,
और धीरे धीरे आगे क्या हो जाए, पतला हो जाए, धीरे धीरे आगे क्या हो जाए, पतला हो जाए। इसको हम बोलेंगे संक्रिय स्थिति। कैसी स्थिति? संक्रिय स्थिति। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कई बार मोहल्लों में जाते हैं, मोहल्ले में तो एक मोहल्ले की गली छोटी और एक मोहल्ले की गली पतली होती है, तो हम बोलते हैं ना एक गली संक्रिय सी है, हल्की सी पतली है। इस संक्रिय भाव को हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या कहते हैं बच्चों? स्थल संधि। यहां ध्यान देना बच्चों, स्थल संधि क्या होता है और जल संधि क्या होता है। जब दो जल राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तब हम उसे बोलते हैं जल संधि, और जहां दो स्थल एक दूसरे से संधि करते हैं तब वहां उसे हम कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों महासागरों को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है बच्चों, वहीं स्थल संधि की बात कर रहा हूं। स्थल संधि स्थल का वह भाग, एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब आप यहां देख सकते हैं कौन कौन से महाद्वीप होंगे। एक तरफ तो प्रशांत महासागर है बच्चों, दूसरी तरफ आपका अटलांटिक ओशियन है, और ये प्रशांत महासागर पूरे में फैला हुआ, और इसके निचले हिस्से में आपका हिंद महासागर आ जाता है बच्चों। क्योंकि आपको बता दें, महासागर छोटी मोटी राशि तो होती नहीं, काफी बड़ा एरिया। जैसे द इंडियन ओशियन बोलने में कैसा लगता है? द इंडियन ओशियन मतलब एक बहुत बड़ा महासागर, एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया हो, वो है आपका हिंद महासागर, जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया हो। बच्चों ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया? अगली बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अभी मैंने आपसे बात किया उत्तरी अमेरिका की, ये बेटा आपका विषुवत रेखा से ऊपर है, और इसका ज्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बेटा जब भी आप मैप पढ़ें, क्योंकि मैप जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट क्या है? एक 2D प्रिंटिंग है, 2D आकृति है, द्विविमीय आकृति है। जब आप इसे गोल में कर देंगे तो ये बन जाती है 3D। उस दौरान आप ये कहेंगे ये इसका हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी, तब आप वहां समझने की कोशिश करेंगे। पर अभी आप कागज पर कैसे लिखेंगे? इसमें आप ग्राफ बना लिए करिए। क्या करिए? ग्राफ बना लिए और उससे समझने की कोशिश करिए कि कौन सा भाग हमारा पूर्वी गोलार्ध होगा, कौन सा पश्चिमी गोलार्ध होगा। ठीक है बच्चों? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज। इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। क्या है? उत्तर से दक्षिण में। बेटा यहां देखिए, ये एंडीज माउंटेन उत्तर से लेके दक्षिण तक, चिली कंट्री इस दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जो पूर्णतः एंडीज पर्वत पर बसी हुई है। ठीक है बच्चों? तथा दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। एक तो क्वेश्चन आता है लंबी नदी, वो है आपकी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। और अगर मैं बात करूं बड़ी नदी का मतलब चौड़ी नदी, तो हम बोलेंगे अमेजन नदी। वहीं अगर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में लूं, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। लेकिन अगर मैं बोलूं भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका है आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चों अब मैं अपने लास्ट महाद्वीप की बात करता हूं, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, और इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। बच्चों द्वीपीय महाद्वीप का मतलब क्या है? बच्चों इस महाद्वीप के आसपास कई सारे द्वीप है, इसीलिए बोला जाता है इसको द ग्रुप ऑफ द आइलैंड। द ग्रुप ऑफ द आइलैंड मतलब द्वीपों का द्वीप, महाद्वीप। अब आपका लास्ट महाद्वीप है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है। चूंकि यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में यह हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है, किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास यहां नहीं है। यहां लेकिन रिसर्च करने के लिए, मतलब यहां पता लगाने के लिए कि क्या यहां पर मानव सभ्यता है, क्या यहां पर वनस्पति है, क्या यहां पर कोई जंगली जानवर रहता है या नहीं रहता, इसका पता लगाने के लिए बहुत से देशों के यहाँ पर शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं, जिसमें भारत का रिसर्च सेंटर यहाँ है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। इसके अलावा सन 2024 में कुछ टाइम पहले, शायद मेरे अनुमान से 2 या 3 महीने पहले, मे भी शायद जुलाई अगस्त की जानकारी मुझे है, उस दौरान मैंने पढ़ा था बच्चों कि आपके इंडिया के साथ
आपका इंडिया एक ग्रुप भेज रहा है, एक साइंटिस्ट का ग्रुप भेजा जा रहा है जो दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाएगा और वहां जाकर रिसर्च करेगा, वहां जाकर अपना नया सेंटर खोलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग जब पढ़ें तो अपनी कुछ जानकारियां, कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां रखिए अपने पास, ताकि जो आने वाले समय में आपका साथ दें, आपको समझाएं, आपको बताएं कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो और क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सबसे जरूरी होता है हमें किसी भी कंपटीशन, किसी भी पढ़ाई का, कि हम अपनी सही डायरेक्शन में काम करें बच्चों। अब हम बात करते हैं जल मंडल की। किसकी? अभी तक आपने बात की स्थल मंडल की। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल पृथ्वी से घिरे हुए चारों तरफ के आवरण को, चाहे स्थल का हो, चाहे जल का हो और चाहे वायु का हो, इन सबको मिलाकर बनाते हैं हम जैव मंडल। पृथ्वी को बेटा नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखोगे तो यह पूर्णतः नीला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वाटर की मात्रा क्या है? ज्यादा है। पृथ्वी का 71% भाग जल से, बाकी 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जैसे महासागर, सागर, नदियां, झील, कुआं, तालाब, झरने, सभी चीजें क्या हैं? इकट्ठी। इसके अलावा हिम नदियां, और हिम नदियां, हिमखंड, ये क्या है? ये भी तो जल का ही एक रूप है। वायुमंडल की जलवाष्प भी इसी में सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% जल से अधिक भाग में महासागर पाया जाता है। यह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ पाता। बच्चों, जिसको यह मानचित्र समझ में ना आए तो आपके लिए चित्र है। आप ये देखिए, एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे ये चीज बनाया है जिससे आप लोग समझ सके। बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाकर उस पर लिखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब आप इस तरीके से अध्ययन करिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा क्या है, जुड़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा अलग है। बच्चों, यहां पर आपको बता दूं, इस हिस्से में आपको ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप से अफ्रीका कॉन्टिनेंट जुड़ा नहीं होता है, हल्का सा अलग होता है। यहाँ बोल देते जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। ठीक है? नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी ये क्या है, ये जगह यहाँ से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ दिखाया ना, जैसे अब जैसे देखिए, अब यूरोप और अफ्रीका का देखिए, यूरोप और अफ्रीका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मिस्र जो देश है उसका, यहाँ पर इस देश से देखिए कितना थोड़ा सा क्या है, हल्की सी जल संधि है बच्चों। क्लियर है? चल, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम कौन सा है? ये आप लोग अपने क्वेश्चंस में करिए बच्चों। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फों की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़, अलवड़ का मतलब ऐसा जल जिसमें लवण नहीं युक्त होते हैं, जैसे कि ऐसा जल जिसको आप पीने योग्य या मनुष्य क्या होता है उसको इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर नीले ग्रह रहने के बावजूद भी पानी की कमी महसूस की। कारण क्या है? पानी की कमी आखिर होती क्यों? क्योंकि बच्चों, पानी की कमी इसलिए होती है, हमारी जो पृथ्वी है इस पे बहुत सारा भाग तो क्या होता है, महासागरों में चला जाता है, जबकि इसका कुछ भाग क्या होता है, भूमिगत जल और बर्फ के रूप में ढका रहता है। तो अब बचा कुछ 3 से 4% पानी ही क्या होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसी से हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य, फैक्ट्री वगैरह में उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है बच्चों। अब बात करते हैं हम महासागर की। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। क्या रहता है? गतिशील रहता है। और तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरी जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो महासागरी जल की कौन कौन सी प्रमुख गतियां हैं? 3 गतियां, तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। इनको हम क्या बोलते हैं? महासागरी जल की प्रमुख 3 गतियां। बड़े से छोटे आकार के 5 प्रमुख महासागर है। कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है तथा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच, जो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, महासागर में स्थित है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में एक चीज और मिलती है जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। मतलब एक ऐसी रिंग, एक ऐसी टाइप से स्थलखंड बने होते हैं जहां इस स्थलखंड में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। स्थलखंड हो या जल के अंदर हो, इस हिस्से में क्या होता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं। इसीलिए ज्यादातर इस हिस्से में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती, इसलिए इस हिस्से को क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर क्या है स्थित है। यह महासागर कितने महाद्वीपों से मिल रहा है? एशिया महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। क्लियर है बच्चों? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है तथा यह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? एस के आकार का। देखिए बच्चों यहां पर इस चित्र में देखिए, अब ये देख रहे हैं प्रशांत महासागर, ये सा यहां से अगर मैं गोल कर दूं तो ये एशिया से जुड़ जाएगा और यहां एस अटलांटिक महासागर को बोला गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कौन सा किनारा है और कौन सा कौन सी किनारे पर कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, पश्चिमी पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित। दंतुरित का मतलब होता है बेटा टुकड़ों में, हल्की सी ऐसे 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 करके क्या है, तटरेखा ऐसी बनी हुई। इसीलिए ज्यादातर शिप वगैरह क्या है, इसलिए क्या है, प्राकृतिक पोताश्रय। पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, पत्तनों के लिए, बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब अगर मैं बोलूं नेचुरल बंदरगाह, जिस पर ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, जहां पर शिप आकर खड़े होते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं बंदरगाह या पोताश्रय। पोताश्रय का मतलब पोत बोलते हैं आपके शिप को हिंदी में बेटा। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा महासागर है? अटलांटिक ओशियन है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है बच्चों। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है तथा यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। बच्चों मैं आपको अक्षांश भी पढ़ा चुका हूं और देशांतर भी पढ़ा चुका हूं। अगर जिससे नहीं पता हो बच्चों, वो जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकता है। और आप लोगों का जो प्लीज़, अगर चैनल समझ में आता है, चैनल पढ़ाई अच्छी लगती है तो बच्चों चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे बच्चों। अब बात करते हैं हम लास्ट महासागर की, आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के वृत्त में स्थित है। देखिए बच्चों यहां पर ये देखिए, दक्षिणी महासागर तो ये है और आर्कटिक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बच्चों। यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है तथा प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। बच्चों जब आप इस चित्र को देखेंगे तो ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा इस हिस्से से क्या है, हल्का सा कांटेक्ट दे रहा है। कौन? प्रशांत महासागर से। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर बच्चों। इस संक्रिय भाग को क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग की जल संधि। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। किससे? यूरेशिया। मैंने आपको बताया था यूरेशिया क्या हिस्सा है। यूरेशिया कहते हैं यूरोप प्लस एशिया के हिस्से को बच्चों। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आने पर आप कमेंट करेंगे बच्चों, और मैं इसमें कुछ दिन में आपको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा जिससे कि आप नोट्स को कवर कर सके बच्चों। इसके अलावा इस चैनल पर आपको कुछ कंपटीशंस की क्लासेस, मतलब कि आपको बेसिक जीएस भी पढ़ाया जा रहा है। ये जो एनसीईआरटी क्लास पढ़ा रहे हैं, ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आप अपना बेसिक जीएस कंप्लीट करेंगे, बेसिक जानकारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। वायुमंडल, जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ये 6 to 12 तक की एनसीईआरटी काफ़ी बेनिफिशियल है। कृपया इनको जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं हम तीसरे मंडल की, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, इस ग्रह का महत्वपूर्ण भाग है तथा यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें इस वायुमंडल में प्रेजेंट ओजोन गैस की परत के द्वारा रोक ली जाती हैं, जिसके कारण हम सूर्य के हानिकारक किरणों से बच जाते हैं। तथा वायुमंडल की जो ऊंचाई है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है। वायुमंडल को उसके घटकों तथा तापमान तथा अन्य किसी आधार पर
क्या किया, 5 परतों में विभाजित किया। क्या किया, 5 परतों में विभाजित किया। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस चित्र में वायुमंडल की 3 परतों को दिखाया गया है। चलिए, पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले मंडल को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर आपका होता है बेटा समताप मंडल, जिसमें आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। इसके ऊपर होता है आपका मध्य मंडल, जिसमें ज्यादातर रॉकेट्स वगैरह, हमारी जो वायु रॉकेट वगैरह की क्रियाएं हैं, जो रिसर्च वगैरह की क्रियाएं हैं, वो ज्यादातर मध्य मंडल में होती हैं। इसके ऊपर है आयन मंडल, जिससे हमें रेडियो तरंगें मिलती हैं, जिसके द्वारा हम घरों में टीवी वगैरह देखते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट वगैरह इस एरिया में छोड़ी जाती हैं बच्चों। इसके ऊपर, यानी अब आप पृथ्वी के मंडल से बाहर निकल गए, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे, तब आपको मिलेगा बहिर्मंडल, जो आपको सीधा अंतरिक्ष से जोड़ देगा। क्या करेगा, अंतरिक्ष से जोड़ देगा। तो बच्चों, आपको मंडल क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं हम वायुमंडल में ऑक्सीजन। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा है, जो साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो गैस है वो 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, बाकी दूसरे अन्य गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि क्या है, 1% क्या है इसमें बिखरी हुई है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक तथा नाइट्रोजन प्राणियों के लिए आवश्यक है, प्राणी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी बच्चों। जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी गर्म होने लगेगी, हीटिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए पृथ्वी की ऊष्मा भी बनी रहे और पृथ्वी का ताप भी ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या करनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके घनत्व में चेंजिंग आएगी। तो यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। यही कारण है कि पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हवा के घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में उन्हें क्या होती है, कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे क्या है वो ऊंचाई पर जाकर क्या करें, अपनी सांस ले सकें। जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊपर की ओर जाते हैं, बच्चों यहाँ चित्र देखिए, ये सारे मंडलों का एक साथ आपको चित्र बना के कितना अच्छा दिखाया गया है जैव मंडल के बारे में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। मतलब मान लो वायुमंडल का यहाँ पर तापमान कुछ और था, यहाँ दबाव कुछ और था। अगर मैं पृथ्वी के पहाड़ या झील के आसपास चला जाऊँ, वहाँ ताप और दाब कुछ और होगा। क्या है, हर स्थान पर लगातार बदलता रहता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक मालूम होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम मालूम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। कैसे बहती है, जहां हाई कंप्रेशन होता है उससे निम्न दाब की ओर बहती है। वायु की गतिशील अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन। अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है, जीव मंडल वह स्थान जहां पर जल, हवा और स्थल तीनों क्या हो, एक दूसरे से मिल रही हो, उस स्थान को हम बोलेंगे जीव मंडल। तथा यहाँ क्या होना चाहिए, जीवन मौजूद होना चाहिए। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के बड़े आकार में पाई जाते हैं। जैव विविधता, हमारी पृथ्वी पर क्या है, जैव विविधता उपलब्ध है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवों में भिन्नता। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत और पादप जगत में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल क्या है, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल जैसा कि आप पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं, अगर अगर ये जो पेड़ पौधे अगर ज्यादा हो जाएं और इनको खाने वाले क्या हो, शाकाहारी व्यक्ति क्या हो, कम हो जाए, तो इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो असंतुलन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ सकता है असंतुलन। बेटा सारे जीव, पेड़ पौधे, चाहे जीव शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या उभयचर हो, ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम पेड़ पौधों को ज्यादा काट लेते हैं तो क्या होता है, उस जगह का तापमान बढ़ जाता है, तापमान में गिरावट आने, मतलब प्रकृति क्या होती है, अपने आप के स्वरूप को बदल देती है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है,
कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि जब कभी प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप है या नदियों में बाढ़ आ जाना या समुद्र में लहरें तूफान आ जाना, ये सभी क्या है, हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जिससे क्या है, इन हमारी प्रकृति में गिरावट आना, प्रकृति को छेड़छाड़ होती है। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है बच्चों। आगे आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर हल कीजिए। आगे के चैप्टर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट 6 में, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बच्चों।